Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of December 2024. तो गाइस आज है तारीख 20 दिसंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लीबिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पे दोस्तों ये आर्टिकल प्रेजेंट है आज के न्यूज़पेपर में और आपने थंबनेल देख ही लिया है। जो करंट समय पर लीडर ऑफ ओपोजिशन है राहुल गांधी जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आखिरकार ये जो मामला है वो चल क्या रहा है, इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए हुआ क्या, रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर में एक डिबेट हुई और उस डिबेट को लेकर यहाँ पे एक एक करके जो एमपीज़ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी स्पीच बोली। फिर लास्ट में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों अपनी स्पीच दी। जब वो यहाँ पर अपनी स्पीच शुरू कर रहे थे तो BR अम्बेडकर जी को लेकर यहाँ पे उन्होंने कुछ बोल दिया। अमित शाह जी का यहाँ पर क्या कहना है कि करंट समय पर बार बार अम्बेडकर जी का नाम लेना एक फैशन सा बन चुका है और ये फैशन लगातार बढ़ता चले जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं करंट समय पर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो यहाँ पर BR अम्बेडकर जी के बारे में बोला है कि इनका नाम लेना आज के समय पर फैशन बन चुका है, लोग रेगुलर बस खाली आज नाम ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं BR अम्बेडकर जी की इंसल्ट करता है, ये बेसिकली यहाँ पर ओपोजिशन पार्टी का कहना है। जिसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के साथ साथ आपने देखा ही होगा उनकी एक मांग है। ऑपोजिशन पार्टीज़ यहाँ पर ये बोलती हैं कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंसल्ट किया। जिस तरीके की टोन इन्होंने इस्तेमाल की है BR अम्बेडकर जी के अगेंस्ट में वो सही नहीं है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा ये बहुत ही ज़्यादा जो मामला है वो लगातार मीडिया के अंदर में कवर हो रहा है। जिसके बाद जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो उसके अगेंस्ट में यानी कि करंट समय पर जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो बीजेपी है वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगी इस ओपोजिशन पार्टीज़ के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है कि जिस तरीके से मेरे स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के बस खाली स्टेटमेंट दिखा दिया गया है। पूरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हैं। बट ऐसे उल्टा सीधा स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के जो दिखाया गया है वो गलत है, ये बेसिकली यहाँ पर बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी भी दोस्तों करंट समय पर कह सकते हैं डिफेंड कर रही है, वो भी यहाँ पर ओपोजिशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये प्रोटेस्ट रूलिंग पार्टी भी कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज भी कर रही हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या, पार्लियामेंट का जो ये मेन गेट आपको देखने को मिल जाता है, वहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा था, एक तरफ रूलिंग पार्टी दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज़। अब ये जो प्रोटेस्ट चला दोस्तों, इसमें धीरे धीरे करके एमपीज़ के बीच में क्लैश हो गया, यानी कि धक्का मुक्की हो गई। और ये जो यहाँ पे क्लैश होता है हाउस के बाहर, इसकी वजह से यहाँ पर 2 बीजेपी मेंबर्स इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे फ़ोटो के अंदर में, ये फ़ोटो आपने देखा होगा कल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। तो ये जो पर्टिकुलर फ़ोटो है इसमें जो एमपी दिखाई दे रहे हैं जिनको चोट लगी है सर में, इनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। तो जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार ये कैसा हुआ, तो इन्होंने, सारंगी साहब का कहना यह है कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन्होंने एक एमपी को धक्का मारा और वो जो एमपी है वो सीधा सारंगी साहब के साथ में टकरा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको चोट आई है, ये इंजर्ड हो चुके हैं। जिसके बाद राहुल गांधी जी के ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भाई उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है, एक फिजिकली असॉल्ट किया है और उसके बाद ये एफआईआर वगैरह करवाई गई है। ये आप देख पाएंगे दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है ये राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में रजिस्टर कर दिया है। ये करंट समय पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया।
तो जो बीजेपी के एमपी हैं इन्होंने ही ये कंप्लेंट की है और ये जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है ये बीएनएस के सेक्शंस के अंदर में करवाई गई है, जहां पर कह सकते हैं चार्जेस इनके ऊपर में लगाए गए हैं कि भाई किसी के लाइफ को यहाँ पे खतरे में डाला है, उसके अलावा यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना, जानबूझ के यहाँ पर इस तरीके से हर्ट किया है। तो ऐसे आधार पर दोस्तों क्या हुआ है, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिर उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जी यहाँ पे आते हैं और उनका भी कहना है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर डिफेंड किया है और ये बोला है कि देखिए जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं कि धक्का मारा है, ये हुआ है, पहले उससे पहले ये देखिए कि जो पार्लियामेंट का मेन गेट है वहाँ पे रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स हैं या एमपीज़ हैं वो करंट समय पर प्रेजेंट थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा राइट है अंदर जाना, तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं जो भी सिनेरियोज़ हैं वो आपको सामने दिखाई पड़ेंगे। तो ये मामला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ये पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। काफ़ी सारे लोग कल वीडियोज़ में कमेंट कर रहे थे, सर ये क्या चल रहा है BR अम्बेडकर जी को लेकर, लगातार ये जो ट्रेंडिंग है ये सब चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, तो रीज़न क्या है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर रीज़न, जब होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया उसी के बाद यहाँ पर यह मामला इकट्ठा हुआ। अब एक तरफ क्या होता है कि राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका भी कहना है कि भाई ये धक्का मुक्की हुई, इसमें मुझे भी यहाँ पर कह सकते हैं धक्का लगा, मेरे भी यहाँ पर जो नी वगैरह है उसमें पेन हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आई है। तो एक दूसरे की तरफ यहाँ पर जो एलिगेशंस लगते हैं वो चलते ही आ रहे हैं जैसे पहले भी हुआ करता था ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़, जो पार्लियामेंट के जितने भी अफेयर्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक मिनिस्टर हैं, तो करंट समय पर वो हैं किरेन रिजिजू। तो इन्होंने भी यहाँ पर राहुल गांधी जी के ऊपर में एलिगेशंस लगाए, एक्यूज़ किया है स्पेशली कि भाई आप फिजिकली क्यों किसी को पुश कर रहे हैं, है ना, कि पार्लियामेंट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऐसी जगह नहीं है, आपको यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए, ये कोई रेसलिंग रिंग नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों वो यहाँ पर इनकी साइड से मेंशन की गई। तो मामला क्या है, आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर एक बढ़िया तरीके से जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। बहुत सारे अपडेट्स आगे आते रहेंगे, ठीक है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा जो भी मामला होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल देखा है, ऐसे और भी न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, उस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा प्रॉपर हाथों हाथ दोस्तों यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह फॉर्म करके प्रोवाइड करवाया जाता है। इस ग्रुप में एक ऐसा पीडीएफ मिलता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट होता है, डेट वाइज पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों पेज नंबर 14 पर दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाता है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत हम अपने नए नेशनल म्यूज़ियम को तैयार कर रहे हैं। आपको पता है लास्ट ईयर इस म्यूज़ियम का अनाउंसमेंट हुआ था जिसका नाम है युगा युगीन भारत। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने वाला है जिसमें भारत का लास्ट 5000 ईयर्स का जितना भी हिस्ट्री होने वाली है उसको शोकेस किया जाएगा। अभी समझाऊंगा मामला क्या है। तो इस म्यूज़ियम को बिल्टअप करने के लिए फ्रांस हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद पेज नंबर 14 पर ही दोस्तों एक और न्यूज़ आर्टिकल है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं करंट समय पर, इनमें कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी स्कीम्स वगैरह आप पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन आपको पता है एग्जामिनेशन में कई बार स्कीम्स को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनमें क्या समस्याएं हैं, वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूं आखिरकार करंट समय पर इशू चल क्या रहा है। देखिए अब होता क्या है कि आप ना न्यूज़ आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल के साथ साथ कुछ बैकग्राउंड चीज़ें होती हैं जो पढ़ना ज़रूरी है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की। तो EMRS स्कूल्स हमारे देश में जो प्रेजेंट हैं, इसको शुरू इसलिए किया गया है जो भारत के अंदर में स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, उन ट्राइबल स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जा सके, उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ही ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को ओपन किया गया है। ठीक है, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इन स्कूल्स के बारे में बेसिक फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि ये क्लियर हो गया ना तो आर्टिकल में चल क्या रहा है वो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो EMRS स्कूल्स हैं, इनकी शुरुआत हुई 1997 से लेकर 1998 के बीच में, और इसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था वही मैंने आपको बताया कि स्पेशली जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो स्केड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, ताकि वो सब भी यहाँ पर सभी लोगों के साथ में स्पेशली एजुकेशन लेवल पर आगे निकल सकें। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनको एस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 275 क्लॉज 1 जो है हमारे भारतीय संविधान का, इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरीके के जो स्कूल्स हैं इनको सेटअप किया, इनको एस्टेब्लिश किया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो स्कूल्स हैं इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर है, ये स्कूल्स आज के समय पर को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। कोएड एजुकेशनल स्कूल्स कौन से होते हैं, जहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ दोनों को पढ़ाया जाता है। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की यहाँ पर जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं, ध्यान में रखिएगा, जो नवोदय विद्यालय आज के समय पर देखने को मिलते हैं देश में, उन नवोदय विद्यालय के अंदर जैसा पूरा स्ट्रक्चर है, जैसा सिनेरियोज है, उसका जो पूरा टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों एकलव्य मॉडल स्कूल्स भी काम करते हैं। ठीक है, इन वाले रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर भी एक स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह है, जहाँ पे लोकल आर्ट एंड कल्चर की प्रोटेक्शन की बात की जाती है। EMRS के अंदर भी स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया जाता है। तो इस मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर में आप ध्यान रखिएगा, हर एक स्कूल में लगभग 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखी गई है। मतलब जिस भी एरिया में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ओपन किया जाएगा, वहाँ पे 480 बच्चे पढ़ सकते हैं, ये कैपेसिटी है। और ये जो पर्टिकुलर 480 स्टूडेंट्स है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ सीट्स को बांटा जाएगा, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों यहाँ पर जाके पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो सर आपने ये बोला कि जो EMRS स्कूल हैं, इनको स्पेशली हमने क्या किया है, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए तैयार किया है। तो केवल और केवल स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग ही इसमें पढ़ सकते हैं क्या, केवल उनको एजुकेशन दी जाएगी? ऐसा नहीं है। स्केड्यूल ट्राइब्स के साथ साथ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो नॉन स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, नॉन स्केड्यूल ट्राइब्स को भी इसमें एडमिट किया जा सकता है, और उनके लिए लगभग 10% तक के सीट्स को लेकर ये जो मामला है वो रखा गया है। यानी कि जो टोटल सीट्स होंगी उसकी 10% सीट्स नॉन स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए भी होंगी, इन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाएगा। केवल 10% तक का डेटा है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो CBSE करिकुलम है वो इन स्कूल्स में फॉलो होगा। एजुकेशन यहाँ पर कम्प्लीटली फ्री होने वाली है। फिर जैसे ही हमने EMRS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ साथ हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो ऐसे स्कूल्स को पूरी तरह से चला सके। तो उसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है नेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे डिसीजंस खुद से लेने का काम करता है। इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में तैयार किया। तो एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब इसी नेस्ट का मेन काम क्या है, हमारे ऑल ओवर द कंट्री में जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे उनको एस्टेब्लिश करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये काम नेस्ट को सौंप दिया गया। नाउ इसी को लेकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट किए। हर साल बजट में यहाँ पे दोस्तों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को लेकर एक टारगेट होता है कि हम इतने साल तक इतने सारे स्कूल्स ओपन कर देंगे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि इतने बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दी जाएगी। ये भी ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बजट है 2018-19 का। इस बजट में ये अनाउंस किया गया कि जितने भी हमारे देश के अंदर जितने ब्लॉक एरियाज़ हैं और जिस भी एरिया के अंदर में 50% से ज़्यादा स्केड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है, या फिर कम से कम उस एरिया में 20,000 के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो अगर देश में ऐसे एरिया जहाँ पर भी होंगे उन सभी जगह पे ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे और इन स्कूल्स के अंदर में ट्राइबल स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी। तो इस पर्पज़ से हमने EMRS को तैयार किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया दूसरे ट्राइबल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं,
तो हुआ क्या कि इस EMRS के अंदर एक कोटा भी सेट किया गया। कोटा आप समझ रहे हैं, एक रिजर्वेशन यहाँ पर कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो आज से लगभग यहाँ पे कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 5% का ये कोटा इंट्रोड्यूस किया गया स्पेशली पीवीटीजीज के लिए। अब ये पीवीटीजीज क्या होती हैं? ये होती हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब आपको पता है कि हमारे देश में टोटल 75 पीवीटीजीज हैं और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, संख्या बहुत कम है ना। तो आपको पता है देश में टोटल ऐसे 75 ग्रुप्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज करंट समय पर ओडिशा में प्रेजेंट हैं। तो ये बोला गया कि जहाँ जहाँ पर EMRS स्कूल्स बनेंगे इसमें 5% जो कोटा होगा, 5% यहाँ पर सीट्स हम लोग पीवीटीजीज के लिए रिजर्व करके रखेंगे। यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भी एजुकेशन मिल सकती है, 5% सीट्स केवल उनके लिए रहने वाली है। ये डिसाइड किया गया था। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब ये सुनिएगा न्यूज़ आर्टिकल क्या बोलता है। न्यूज़ आर्टिकल ये बोलता है कि जो हमने पीवीटीजी के लिए सब कोटा इसमें रखा था, उस सब कोटा का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। इन स्कूल्स के अंदर में ये 5% कोटा भी नहीं भर पा रहा है इन ट्राइबल स्टूडेंट्स का। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न है आपके इस एकलव्य मॉडल स्कूल्स वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। आपने कैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया, इसमें कुछ समस्या हैं, ज़रा उसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि इसी वजह से तो इतना कम कोटा होने के बावजूद भी ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। फिर बोला गया कि हमने 5% का रिजर्वेशन रखा था पीवीटीजी के लिए, लेकिन करंट समय पर दोस्तों केवल 3.4% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो स्कूल्स में हैं जो स्पेशली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी से आते हैं। यानी ये कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीवीटीजी से आते हैं इनका नंबर लगातार डिक्लाइन हो रहा है, पिछले 3 सालों में तो तेजी से घटा है। फिर द हिंदू की रिपोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से सरकार से जानकारी मांगी और सरकार से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगते हुए इन्होंने ये देखा कि लगभग 1,30,101 जो स्टूडेंट्स हैं, ये आज के समय पर हमारे देश में जो 407 स्कूल्स हैं इस प्रकार के, उन सब स्कूल्स के अंदर में ये एडमिशन लेते हैं, इनको एनरोल किया जाता है। अब एनरोल करने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेटा क्या बोलता है कि भाई इन 1,30,101 में से केवल और केवल 4,480 बच्चे वो हैं जो केवल पीवीटीजी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो हमने 5% दिया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कम है। केवल और केवल 3.4% के आसपास जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है स्पेशली जो पीवीटीजी से आती है वो यहाँ पर इन स्कूल्स में पढ़ाई कर रही है। तो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो डेटा ने ये भी दिखाया है दोस्तों कि पिछले कुछ समय में धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते चले जा रहे हैं इन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से। ड्रॉप आउट भी बहुत तेज़ी से हुआ है, उन्होंने पढ़ाई की फिर उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की जो कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इन स्टेट्स में रहती हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर भी 5% कोटा पूरा नहीं हुआ है। इवन मध्य प्रदेश में केवल 3.8% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीवीटीजी से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में केवल 2.74%, गुजरात में केवल यहाँ पर कुछ ही बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो ये नंबर्स अपने आप में बहुत कम है। फिर ये भी बोला जा रहा है अगर आप साल ब साल देखेंगे तो ये दर घटता चला गया। 2021-22 में 10 पीवीटीजी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल से, फिर ये बढ़कर 14 हो गया अगले साल, फिर अगले साल बढ़कर ये 18 हो गया। तो धीरे धीरे करके ये स्कूल से ड्रॉप आउट कर क्यों रहे हैं? इसको लेकर जब इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, इनका कहना यह है कि आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर में एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ये बड़ा प्रॉब्लम है, यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, टीचर्स का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज है, तो टीचर्स की कमियां। तीसरा, आप देख पाएंगे जो वर्क का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इशू है। ये सभी रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ है। तो भाई जो आपने प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करे हैं, इतना कोटा रखा है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये चैलेंजेस जो हैं, हमें इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करना होगा ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके इस EMRS के अंदर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। हाथों हाथ हम लोग ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में भी जान लिया। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्रीलिम्स के तौर पर, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगली खबर पर आते हैं।
अब दोस्तों अगली खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले यार एक छोटा सा काम कर देना, मेक श्योर करना चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब जब ये वीडियोस अपलोड होंगे आपके पास तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियोस डेली अपलोड होते हैं जहां पे आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का एनालिसिस तो आपको मिलेगा, पढ़ने का तरीका मिलता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके करंट को स्टैटिक से लिंक करते हैं, डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, वहाँ पे मेंस का क्वेश्चन देते हैं, मेंस क्वेश्चन कैसे लिखना होता है उसके टिप्स मिलते हैं, है ना, प्लेसेस एंड न्यूज़ रोज डिस्कस करते हैं। ये सब चीज़ें आपको वीडियोस के माध्यम से मिल जाती हैं जहाँ पे आप डेली अपडेट रह सकते हैं। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए आगे आते हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है, ये भी पेज नंबर 14 पर ही है। देखिए, भारत और फ्रांस दोनों कहीं ना कहीं आज के समय पर एक अच्छे रिलेशंस को शेयर करते हैं। आज हर एक देश में अपने अपने म्यूज़ियम देखने को मिल जाते हैं। अब जो म्यूज़ियम है उसका मेन पर्पज़ यही है कि उस देश का इतिहास दिखाना, उस देश के इतिहास को वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि हाँ हमारे देश में ये सब चीज़ें हुई, वहाँ पे जाते हैं लोग, इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई हैं। वही केस इंडिया के साथ में भी है। तो भारत का जो एक म्यूज़ियम है वो हम तैयार कर रहे हैं, और लास्ट ईयर आपको पता है इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया गया था कि एक म्यूज़ियम तैयार हो रहा है भारत का जिसका नाम है युगे युगीन भारत। ये इस म्यूज़ियम का नाम होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने वाला है। सबसे बड़ा म्यूज़ियम तो कम से कम इंडिया का जो पिछले 5000 साल का इतिहास है दोस्तों वो यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। लोग जाके वहाँ पे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हर एक चीज़ को दिखाया जाएगा, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, उसके अलावा जो ट्रांजिशन फेज था वो दिखाया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, है ना, फिर अभी तक हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, कर चुके हैं स्पेशली, वो सब चीज़ें दोस्तों इस नेशनल म्यूज़ियम में होंगी। ठीक है, अब इस म्यूज़ियम को तैयार करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें एक ऐसा कंट्री चाहिए जिन्होंने ये ऑलरेडी पहले काम किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर इन्होंने एक म्यूज़ियम बना रखा है और वो है लोवर म्यूज़ियम। तो ये जो म्यूज़ियम है ऑलरेडी एक बहुत कह सकते हैं पॉपुलर म्यूज़ियम है। तो हमने ये सोचा फ्रांस क्यों ना हमारे साथ में कोलैबोरेट करके हमारे म्यूज़ियम को डेवलप करने में हेल्प करे। इसके लिए हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। तो दोनों देशों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है, इसी के आधार पे क्या होगा, आगे फ्रांस के साथ में रिलेशनशिप हमारे और मजबूत होंगे, है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल कोलैबोरेशन ये होने वाला है। और जैसे मैंने बोला कि हमारे एस जयशंकर साहब भी आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं, है ना, जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है इस दौरान, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस मजबूत होते हुए नजर आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो युगे युगीन भारत म्यूज़ियम जो होगा इसको हम एक अडेप्टिव रीयूज़ इन कोलैबोरेशन, ये जो पर्टिकुलर मेथड है इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रांस के साथ में मिलकर, जिसके थ्रू इसको डेवलप किया जाएगा। तो अब आर्टिकल में इतना कुछ तो है नहीं, तो थोड़ा सा बस खाली अब करना क्या होगा, एग्जाम के लिए युगे युगीन भारत म्यूज़ियम के बारे में बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो पता होना चाहिए। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। चलिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम कहाँ पे बन रहा है, हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में नॉर्थ साउथ ब्लॉक नाम की जो एरिया है स्पेशली वहाँ पे इस म्यूज़ियम को तैयार किया जा रहा है। मैंने आपको बताया जब ये पूरी तरह से तैयार होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने वाला है, क्योंकि इस म्यूज़ियम में भारत का जो इतिहास है स्पेशली 5000 साल का इतिहास वो दिखाया जाएगा 8 अलग अलग सेक्शंस के अंदर में। यानी इस म्यूज़ियम में 8 अलग अलग थीम्स होंगे और इन थीम के आधार पे 5000 ईयर्स का पूरा हिस्ट्री का फेस हमको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, हर साल हम इस तरीके से इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि म्यूज़ियम का जो इंपॉर्टेंस है, इसका अवेयरनेस है, वो लोगों तक यहाँ पर दिखाया जा सके। तो ये जो युगे युगीन भारत म्यूज़ियम है, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल है ये बताया। देखिए, इस म्यूज़ियम में जैसे मैंने बोला इतनी सब चीज़ें होंगी तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसमें 950 रूम्स होने वाले हैं, 950 कमरे बनाए जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग स्टोरीज में इसको डिफाइन किया जाएगा। 1.17 लाख स्क्वायर मीटर का जो स्पेस है उसको ये कवर करने वाला है। फिर मैंने आपको बताया जो 8 अलग अलग सेक्शंस होने वाले हैं इस म्यूज़ियम के अंदर में, उसको डिवाइड किया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल एरा, उसके अलावा ट्रांजिशन पीरियड जो मिडेवल और मॉडर्न एरा के बीच का था, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरीके से कंट्रोल किया, फ्रीडम मूवमेंट कैसे चला, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दिखाई जाएंगी इस म्यूज़ियम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे 8 अलग अलग थीम्स होंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया,
इसमें पहला होगा एंशिएंट इंडिया नॉलेज वाला थीम। और इस वाले सेक्शन में क्या होगा, भारत का जो ये ज्ञान है, शुरुआत से जो एक नॉलेज सिस्टम इंडिया में देखने को मिला है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन है, टाउन प्लानिंग है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, है ना। हमारे वेदास, उपनिषद्स, ये सब भी हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स आपको नजर आएंगे, राइटिंग्स नजर आएंगी, जो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस म्यूजियम में डिस्प्ले करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन तो ये हो गया। दूसरा सेक्शन जो होगा वो होगा एंशिएंट टू मेडिवल के बीच के एरा को कवर करने के लिए, जिसमें विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, चोल एम्पायर, दूसरी जितनी डायनेस्टीज़ हैं उसको भी दिखाया जाएगा, जिन्होंने इंडिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया। मौर्यन एम्पायर से लेकर गुप्ता पीरियड तक का जितना भी यहाँ पर डायनेस्टी रही हैं, ये सब दोस्तों इस एंशिएंट टू मिडीवल वाले सेक्शन के अंदर में दर्शाया जाएगा। उस समय के जितने भी वर्क ऑफ आर्ट हैं, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, कल्चर, उन सब एराज के वो सब डिस्प्ले होने वाले हैं इस आने वाले म्यूजियम में। फिर तीसरा जो होगा वो होगा मेडिवल फेस। इस वाले सेक्शन में इंडिया का जो मेडिवल एरिया है, स्पेशली जो हमारे नए नए किंगडम्स फिर राइज होने लगे, मराठा एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, है ना, बहामनी सल्तनत, ऐसे और बहुत सारे जो यहाँ पे कल्चर, रिलीजन, इस्लाम, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, है ना, किस तरीके से यहाँ पर ये आगे आते हैं, इनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में इन्फ्लुएंस कैसा रहा, वो सब चीज़ें इस म्यूज़ियम में दर्शाने वाले हैं। फिर मिडेवल टू ट्रांजिशन फेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस है। इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा भारत के ट्रांजिशन को, स्पेशली यहाँ पर जो मिडिल एज से, जो मिडिल एज था उससे मॉडर्न एरा की तरफ हम कैसे बढ़े, है ना, कैसे बड़े बड़े एम्पायर खड़े हुए, कैसे बड़े बड़े एम्पायर कोलैप्स कर गए, गिर गए। इसमें सिख एम्पायर है, बंगाल सूबा है, मैसूर किंगडम है, ऐसे दूसरे किंगडम्स भी आए दोस्तों, आए और गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दर्शाई जाएंगी कि कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी समय के हिसाब से बदलती हुई चली गई। फिर मॉडर्न इंडिया का एक कॉन्सेप्ट होने वाला है इस वाले सेक्शन में। क्या होने वाला है, स्पेशली यहाँ पे जो ब्रिटिश कंट्रोल शुरू हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई, फिर उसके बाद कैसे कैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर में, है ना, वो सब चीज़ें होंगी। इंडिया ने कितनी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, कितना कुछ फेस करने के बाद में एक फ्रीडम मूवमेंट चलाने के बाद में देश को आज़ादी मिलती है, वो भी इसमें दिखाया जाएगा, है ना। तो कॉलोनियल रूल अलग से होने वाला है। इस कॉलोनियल रूल के सेक्शन के अंदर में यहाँ पे होगा कि जैसे अलग अलग जो यूरोपियन नेशंस हैं, जिसमें ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर में, वो सब चीज़ें भी होंगी, उनको स्टोरीज़ के फॉर्म में दिखाने वाले हैं। इस म्यूज़ियम के अंदर में फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाया जाएगा, कैसे यहाँ पर देश की आज़ादी के लिए एक भयंकर लड़ाई हुई, है ना, ये फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस किया देश को आज़ाद करवाने के लिए। फिर उसके बाद देश की आज़ादी के बाद किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं इंडिया में, है ना, हमारी डेमोक्रेसी, इकॉनमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें भी दोस्तों करंट समय तक जितना भी इवॉल्वमेंट हुआ है वो सब कुछ इसमें शो होने वाला है इस युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होगा अगर तैयार होकर आता है तो। चलिए आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही शानदार एडिटोरियल है आज का एडिटोरियल सेक्शन देखोगे तो कोई ज़्यादा काम के एडिटोरियल्स नहीं है। मतलब एक आपका बात कर रहा है इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर, वेरियस टाइम्स उस रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, आपको मैं मेंस का क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, है ना। फिर उसके बाद अभी जो बोट के साथ में मुंबई में यहाँ पर एक जो पैसेंजर बोट थी उसके साथ में नेवी बोट टकरा गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो मामला कवर किया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक एडिटोरियल ये वाला है, क्योंकि आपको पता आज फ्राइडे है, फ्राइडे में ऑलरेडी एडिटोरियल कम पब्लिश होते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पब्लिश नहीं होता है, सैटरडे का भी वही हाल होता है। तो आज आर्टिकल्स कम हैं तो एनालिसिस थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। अब ये देखिएगा, ये जो एडिटोरियल है यहाँ पे वर्षा सिंह ने लिखा है और बहुत ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगी और वाकई में कुछ नई चीज़ आपको मिलने वाली है। ये क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ऑब्ट्यूज इंडियन इंस्टांस। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले, क्योंकि आज है 20 दिसंबर, तो हम चलते हैं 4 दिसंबर की तारीख को। तो 4 दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और जब वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया तो उसके अंदर में मेन पर्पस क्या था, एक ट्रीटी बनाना, जिस ट्रीटी का नाम है CAH ट्रीटी। आप पूरे इस एडिटोरियल में CAH वर्ड को 100 बार देख पाएंगे कि आखिरकार ये ट्रीटी को लेकर ये पूरी की पूरी यहाँ पर ये बातचीत हुई हुई है, ठीक है। ये आप देख पाएंगे हर जगह पर ये बात हो रही है। CAH ट्रीटी का मतलब क्या है, यह है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ जो अपराध है। अब अपराध में बहुत सारे प्रकार के अपराध हैं, है ना,
हिंसा है बहुत सारी, तो उन सबको यहाँ पर इस ट्रीटी में कवर किया गया है। यानी कि यूनाइटेड नेशन चाहता है कि मानवता के खिलाफ जितना भी अपराध, जो क्राइम हो रहा है, उसको यहाँ पर डील किया जाए। उसको डील करने के लिए एक ट्रीटी बनाई जाए। अब दुनिया भर की ट्रीटीज़ यहाँ पर इसको साइन करें और फिर उसके बाद में अपने देश में सुरक्षा करें अपने लोगों के ह्यूमैनिटिकल राइट्स की। ठीक है, जिसको इंडिया यहाँ पर आज सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया ऐसे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जैसे राइटर यहाँ पर डिस्कस करती हैं कि एक और प्रोग्राम है, एक स्टैट्यूट आपको देखने को मिल जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं रोम स्टैट्यूट। ये सब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बट इंडिया इनको सपोर्ट नहीं करता। इंडिया पहले भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बना है। तो राइटर ने यही डिस्कस किया है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है इस ट्रीटी के अगेंस्ट में, ये सही नहीं है। इसमें यहाँ पे हमें कुछ सुधार करने होंगे और बिल्कुल हमें भी यहाँ पर इसका हिस्सा बनना होगा, इन ट्रीटीज़ का हिस्सा बनना होगा, जहाँ पे मानवता के खिलाफ जो अपराध हैं उसको रोकने की बात होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसको लेकर ऑलरेडी कुछ बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा आज हमारे दुनिया में एक कोड है जिसका नाम है आईसीसी। आईसीसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जितने भी क्राइम्स होते हैं वर्ल्ड के लेवल पर उसको डील करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। स्पेशली 4 प्रकार के कैटेगरी वाले क्राइम्स को डील करता है आईसीसी। पहली कैटेगरी है जेनोसाइड, जहाँ पे हत्याकांड होता है, बड़े लेवल पर इंसान को मार दिया जाता है। फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब इसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, भाई किसी के साथ में मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, वो सब अपराध ही तो है। किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, रेसिज्म को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कोई मामला क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ पूरी क्रिएट हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सब अगेंस्ट हो जाएगा ह्यूमैनिटी के, और ये सब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में अपराध भी है। तो ये भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डील करता है इसको लेकर, लेकिन उस लेवल पर डील नहीं कर पाता है, जिस वजह से CAH ये नई वाली ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट इंडिया यहाँ पर इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद आ रही है वॉर क्राइम्स की बात में। ठीक है भाई, यहाँ पर किसी युद्ध के अंदर में आप इस तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं कि एक देश के सिविलियंस, आम नागरिकों को मारा जा रहा है। फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन हो गया। ये सब 4 प्रकार के क्राइम जो हैं आज के समय पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में कवर किए गए हैं। बट राइटर का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनफ नहीं है। फिर भी अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर और भी क्राइम्स हो रहे हैं, उसको लेकर कोई प्रॉपर डीलिंग्स नहीं है। तो उसी डीलिंग्स को कवर करने के लिए CAH ट्रीटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंडिया को भी ये ट्रीटी को सपोर्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे राइटर का कहना है। अब और विस्तार से ये क्या कहती हैं, चलिए वो भी बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये देखिए मैंने एडिटोरियल लिख दिया है और इस एडिटोरियल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, फैक्ट्स जो हैं वो तैयार करके दे दिए हैं कि भाई आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, फिर अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आपका इसी एडिटोरियल के बेसिस पे होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है सुनते हैं। जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है करेंट समय पर, ये एक ऐसी कैटेगरी हो चुकी है जहाँ पे मैंने आपको बताया जो आम नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनके खिलाफ में जब भी कोई अपराध होता है, इस अपराध में मर्डर हो गया, एनस्लेवमेंट, टॉर्चर, एक्सटर्मिनेशन, डिपोर्टेशन, रेप, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्राइम ही है जब एक आम नागरिक के अगेंस्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी दिसंबर 2024 में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके यहाँ पर एक ट्रीटी है जिसको रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है। इस ट्रीटी का मेन पर्पज़ यही है कि आज हमारे पास में जो भी लॉज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दोस्तों ये ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अवेलेबल है ना, और ऐसे और भी लॉज हैं। तो उन लॉज में जो भी खामियां हैं, जो भी गलतियां हैं, या कह सकते हैं जो भी गैप हैं, उन गैप को भरने के लिए ये जो हमारा CAH है, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको लेकर आया गया है, ताकि जितनी भी खामियां, जितने भी गैप आज के समय पर क्रिएट हुए हैं, दूसरे जो नियम है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये CAH ट्रीटी यहाँ पर फिर उसको पूरा करेगा। फिर ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, आप देखेंगे काफ़ी सारे डिकेड से, दशकों से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है, इसके अंदर में ढेर सारे लॉज अवेलेबल हैं जो आज जेनोसाइड को, हत्याकांड को रोकने का काम करते हैं। हत्याकांड को रोकने के लिए हमारे पास में जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का। फिर वॉर क्राइम्स, जो यहाँ पे युद्ध में बहुत बड़े लेवल पर कांड हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर कन्वेंशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब जो भी वॉर क्राइम कर रहा है, जो भी जेनोसाइड कर रहा है, उसको पनिशमेंट दी जा सके, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास में कन्वेंशंस प्रेजेंट हैं। लेकिन जब बात आती है कि इसी पे छोटे छोटे स्तर पर भी इसी प्रकार के क्राइम्स हो रहे हैं, उसको कैसे डील किया जाएगा, तो उसी को डील करेंगे हम इस CAH यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वाली ट्रीटी के माध्यम से।
तो ये जो ट्रीटी है, मैंने आपको बता दिया कि भाई जो गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप को भरने के लिए यहाँ पर ये ट्रीटी लेकर आई गई है, ताकि दुनिया में कहीं पर भी मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध हो रहा हो तो उसको रोका जा सके। अब आगे की बात सुनिए। फिर यहाँ पे बोला गया कि देखिए ये ट्रीटी काम करने वाली है आज के समय के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ में, जैसे रोम स्टैट्यूट हो गया या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया। मैं आपको बता ही चुका हूँ इन दोनों का भी काम वही है, मानवता के खिलाफ जो भी अपराध है उसको रोकना। तो इन्हीं के साथ में मिलकर ये CAH ट्रीटी भी वर्क करेगी। बट इंडिया का जो स्टांस है इस ट्रीटी को लेकर वो क्या है, वो राइटर डिस्कस करते हैं। राइटर का कहना यह है कि भारत का जो अप्रोच है वो अप्रोच काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड वाला है। मतलब वो अप्रोच ऐसा है जहां पर हम ना ही रोम स्टैट्यूट को सपोर्ट करते हैं और ना ही हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सपोर्ट करते हैं। हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ना ही यहाँ पर इंडिया इनका कोई हिस्सा भी है। तो इंडिया अपने आप को दूर रखता है इन सब फ्रेमवर्क से, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। अब ऐसा क्यों आखिरकार इंडिया इतना ज़्यादा नफरत करता है रोम स्टैट्यूट से? क्यों भारत इसको सपोर्ट नहीं करता? चलिए थोड़ा सा वो बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न है सॉवरेटी कंसर्न। यहाँ पे बोला जा रहा है हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आज यही फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ हमारे डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर्स में कहीं ना कहीं दखलंदाजी करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर का मामला है और इसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी कोर्ट्स अवेलेबल हैं। हमने अपने देश में फिर जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, वो किस लिए बनाए हैं? जब हम इंटरनेशनल कोर्ट को ही ये सारा का सारा जो मामला है वो थमा देंगे। तो इंडिया यहाँ पर ये बात करता है कि भाई जितना भी ज्यूरिसडिक्शन है हमारे देश के बाउंड्री के अंदर में वो हम खुद से मैनेज कर लेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बॉडी हमारे देश में आके छेड़छाड़ करे ये हमें सही नहीं लगेगा। तो इस आधार पे दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने बोला कि हम ये सपोर्ट नहीं करते इस कह सकते हैं जो नई ट्रीटी आई है इसको, या फिर कोई और पुरानी ट्रीटीज़ हैं उनको भी, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि भाई स्पेशली जब हमारे पास में खुद का लीगल सिस्टम है, इफेक्टिवली काम करता है, तो हम क्यों यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें दूसरे के लॉज को या दूसरे के ऑर्डर्स को। दूसरी बात जो यहाँ पर इंडिया की साइड से मेंशन की गई है वो है अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा रीज़न यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई आज इंडिया क्यों नहीं यहाँ पर ना ही ICC को ना ही रोम स्टैट्यूट को क्यों नहीं फॉलो करता, या फॉलो करने से इतना हेजिटेट यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों वो थोड़ी सी अलग है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरनेशनल लीगल इंस्टीट्यूशंस आपको इस तरीके से नजर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर अपने डिसीजन इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं दुनिया भर के देशों पे, और हम नहीं चाहते इस तरीके से बाहर की कोई इंटरनेशनल बॉडी वो हमारे एरियाज़ में इंटरवेंशन करे। और हमने एक खास बात ये देखी है कि जितने भी यहाँ पर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं, ये अपने देशों के लिए या अपनी डेवलप्ड नेशंस के लिए कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते, कुछ भी बात नहीं करते। स्पेशली ये ज़्यादातर दखलंदाजी करते हैं अफ्रीका वाले रीजन में या मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, जो लो इनकम कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट किया जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि भाई ये डिसरप्शन हो, इस वजह से हम यहाँ पर ये अप्रूवल या फिर कह सकते हैं इन बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट राइटर ने मेंशन किया है कि आखिरकार और क्या रीज़न है, फियर ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन द डोमेस्टिक अफेयर्स। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। भाई एक डर ये भी है कि भारत में फिर बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ने लगेगा। दूसरी बॉडीज़ यहाँ पर फिर चारों तरफ यही बात करने लगेंगी कि इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसको लेकर एक्सटर्नल प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डाला जाएगा। तो स्पेशली इससे जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारा जो इंटरनल इशू है, हमारे देश के अंदरूनी जितना भी यहाँ पर मुद्दा है उसको हम खुद से यहाँ पर डील कर पाएंगे, ये बोला जा रहा है। समझ गए? अब राइटर ने आगे मेंशन कर रखा है कि आखिरकार ये इंटरनेशनल लॉ हमारे पास में है, आज हम एक नई ट्रीटी लाने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या गैप रह गया? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास में जेनेवा कन्वेंशन भी है, उसके अलावा जीनोसाइड कन्वेंशन भी है, रोम स्टैट्यूट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके ट्रीटी लेकर आना ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये बोला जा रहा है बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर हमने देखा है चाहे वो ICC के लॉज हों या दूसरे और प्रोग्राम के लॉज हों, वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं। वो केवल बड़े बड़े क्राइम्स को, कहीं पर वॉर क्राइम हो रहा है, रशिया यूक्रेन के मुद्दे में बोल दिया, लेकिन देशों के अंदर में माइक्रो लेवल पर भी ऐसे क्राइम्स होते हैं। तो उन वाले क्राइम्स को डील करने के लिए, ग्लोबल स्टेज पर डील करने के लिए यहाँ पे ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का ट्रीटमेंट है ये आना चाहिए। फिर राइटर ने ये भी बोला है कि भाई आखिरकार मेन कारण क्या है, रीजंस क्या हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके लिए आज हमें ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन ट्रीटी चाहिए।
ह्यूमैनिटी ट्रीटी चाहिए। तो यहाँ पर CAH ट्रीटी को लाने के पीछे का कारण है लीगल सर्टेनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि आज अपने देशों में चलो जो भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है जो माइक्रो लेवल पर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो अपराध है उसको डील कर सके। तो अगर हमारे पास में ऐसी ट्रीटी होगी तो उसमें क्लियर लॉज होंगे, क्लियर फ्रेमवर्क्स होंगे, नियम होंगे जो इंश्योर कर सकेंगे कि भाई यहाँ पे किसी भी प्रकार की मानवता के खिलाफ में कोई भी अपराध ना किया जा सके। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। फिर आती है दोस्तों बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की। अब सुनिएगा, अच्छा ये चलो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, कि भाई इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे अब यहाँ पर CAH को हम जब इंट्रोड्यूस कर देंगे, इस जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके ट्रीटी जो है, इसको जब हम ले आएंगे, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास में पुराने लॉज हैं उनका फाउंडेशन भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसमें हम अब की बार ये फोकस करेंगे हर एक चीज़ डिटेल तरीके से एक्सप्लेन की गई हो। और भाई अगर ऐसा होता है किसी के खिलाफ में, या इस तरीके से यहाँ पे मानवता का खिलाफ में अपराध होता है, तो उसको हम इस तरीके से डील करेंगे, उसमें ये पनिशमेंट्स होंगी, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से गहराई से एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसा डिटेल एक्सप्लेनेशन ना ही ICC में है ना ही दूसरे लॉज में है। तो इसलिए यहाँ पर इसको लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर राइटर यहाँ पर ये मेंशन करती हैं एक और ज़रूरत है, वो है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्यूनिटी। क्या मतलब है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर यही है कि आज कंट्रीज़ के अंदर भी, यानी कि अपने अपने देशों के अंदर जो गवर्नमेंट हैं या दूसरे और लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर भी कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट कभी कोई एक्शन नहीं लेती है, उनके देश में कोई एट्रोसिटीज़ हो रही हैं तो, है ना, ये भी मामला आ जाता है। भाई मान लो कोई देश है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे कभी कभी मुद्दा नहीं उठता है, बात नहीं उठाई जाती है। तो जब ये जब ये ट्रीटी होगी, तो ये ट्रीटी उस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठा पाएगी। ये इंटरनेशनल कोर्ट्स को यहाँ पर ताकत देगी कि वो इस तरीके से यहाँ पर एक्शन ले सकें ऐसे मामलों के अंदर में। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ठीक है, इतनी बातों समझ में आ गई कि हाँ ट्रीटी को लेने के पीछे का रीज़न क्या है। अब राइटर ये मेंशन करती हैं इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, भारत कैसा रिस्पॉन्स देता है इस ट्रीटी को लेकर। इंडिया पहले भी, यानी इतिहास में देखेंगे तब भी ऐसी ट्रीटीज़ को नकारता हुआ आया है, उसको सपोर्ट नहीं किया है, और आज भी दोस्तों वही चीज़ है, हम लोग आज भी इस जो ये ट्रीटी है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या कहना है राइटर का कहना है कि भाई इसको समझना भी होगा और ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया जब डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दूसरे कंट्रीज़ का या दूसरे किसी इंटरनेशनल बॉडी का इंटरफेरेंस आपके देश में बढ़ जाए। जैसे आपके देश का जो कह सकते हैं डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर है वो थोड़ा सा परेशानी में आए, नहीं चाहेगा कोई भी ऐसा। तो इंडिया का जो स्टांस है वो भी समझा जा सकता है कि वो अपने देश को प्रायोरिटी पे रख रहा है ना, क्योंकि हमारे देश में सिचुएशन भी ऐसी है ना, काफ़ी सारी जगह पर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज़ हैं, कश्मीर को लेकर काफ़ी बड़े टेंशन्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा काफ़ी बार कम्युनल वायलेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, ये सब यहाँ पर नज़र आते हैं। फिर अगर यहाँ पर इंडिया इस ट्रीटी में आता है तो बार बार ये मामले इंटरनेशनल लेवल पर उठाए जाएंगे। तो भारत का कहना यह है कि भाई हम इसको अपने खुद की देश की संस्थान, हमारे खुद के देश के कोर्ट्स के माध्यम से इसको रिजॉल्व कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि भाई बाहर का इन्फ्लुएंस बढ़े, क्योंकि हमारे देश में कुछ कह सकते हैं समस्या या कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जहाँ पर अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसको छेड़ा गया तो बात वहाँ पे ख़राब होगी। फिर एट द लास्ट यहाँ पर इसी को लेकर एक कंक्लूजन लिखा जाता है। अब वो कंक्लूजन क्या है, राइटर का कहना यह है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जो ये ट्रीटी लाया गया है एक अच्छा ऑप्शन है। इंडिया एक रिस्पॉन्स यहाँ पर दे सकता है। इंडिया का लंबे समय से यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि कंडीशन रही है कि भाई यहाँ पर इस ट्रीटी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अब की बार हम निगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है इस ट्रीटी का, ज़रा ये सुनिए। अल्टीमेट गोल यही है कि भाई इंटरनेशनल लॉज को मजबूत करना, और वहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है उनको सपोर्ट करना, उन कंट्रीज़ के अंदर में स्पेशली ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है उसको रोकना। अल्टीमेट गोल तो यही है ना, तो हम इसको अब की बार सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया को ये ट्रीटी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, है ना, दूसरे और भी जो लॉज हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इसी से मानव अधिकार के जो वायलेशंस है, क्योंकि अगर हम नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे तब भी यहाँ पर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा, तो उस इमेज को ना क्रिएट करने की बजाय हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
अपने हिसाब से लेकर लॉज को लेकर डील करेंगे। यही एक ऐसा रोल होगा जो यहाँ पर इंडिया को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए इस पूरे एडिटोरियल के आधार पे। चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। देखेंगे आपने किस तरीके से हर एक चीज़ को समझा है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी आंसर वगैरह है वो कहाँ पे लिखकर सबमिट करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले एक क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, द एडॉप्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ट्रीटी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के माध्यम से इस प्रकार की जो ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया है, ये एक बहुत ही शानदार स्टेप है दुनिया के अंदर में, जहाँ पे इस तरीके से जो इनजस्टिस हो रहा है या फिर जहाँ पे इस तरीके से मानवता के खिलाफ अपराध है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, एक अच्छा स्टेप है, पहले तो ये बोल दिया गया। फिर आपको इसको देखते हुए एनालाइज करना है इस ट्रीटी का इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और इंडिया का स्टांस क्या है, भारत यहाँ पर ऐसी ट्रीटीज को लेकर क्या सोचता है, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है इसी क्वेश्चन के अंदर। 250 मार्क्स का 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध संधि को अपनाना दंड मुक्ति से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक विधि के संदर्भ में इस संधि के महत्व तथा इसे प्रति भारत के रुख का विश्लेषण कीजिए। आंसर लिखने के बाद में आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो टिप्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे लोग मांग रहे थे कि सर ये टिप्स ज़रूर से शेयर किया करो कैसे क्वेश्चन लिखना है। इस पे आजकल हम लोग क्वेश्चन लिखना शुरू भी कर रहे हैं, जो कि हाँ एक्चुअली में हुआ है, लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जब हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप मान लो इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो आपने इंट्रोडक्शन शुरू करना। अब हेडिंग मत लिखना इंट्रोडक्शन, बस खाली यहाँ पर इंट्रोडक्शन जब शुरू करते हैं तो हमेशा आपके पास में अगर मान लो ह्यूमैनिटी को लेकर या जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है उसको लेकर एक अच्छा कोट है, तो पहले तो यहाँ पर उस वाले कोट से अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए कोट से या तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी या आप क्वेश्चन का अंत भी कर सकते हैं, बीच में एक जो जगह पर मेंशन कर सकते हैं। ये आपके आंसर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करना एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फेच करेगा। दूसरा जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब जब इंट्रोडक्शन की जब शुरुआत होती है तो पहले आपने क्या समझाना होगा, जो ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई ये जो ट्रीटी हमने अडॉप्ट की है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो ये ट्रीटी अडॉप्ट की है, तो ये ट्रीटी है क्या, पहले ये भी तो पता होना चाहिए, वो समझाना है। फिर आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देना होगा कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है। आज दुनिया में काफ़ी सारी वॉर हो रही हैं, उन वॉर का यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन वॉर में जो एट्रोसिटीज़, जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कितने ज़रूरी लॉज है वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या लिखना होगा, अब देखिए जब आंसर की बॉडी होती है तो सबसे पहले आप बॉडी के अंदर में इस ट्रीटी के इंपॉर्टेंस को दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है ये इंपॉर्टेंस। तो ये जो CAH ट्रीटी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में पहला आपको पता चल चुका है, जो इंटरनेशनल लॉ हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, चाहे वो ICC हो या जो भी रोम स्टैट्यूट हो, उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी खामियां हैं। तो उसी गैप को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ये CH को लाया गया है, तो पहला पॉइंट ये तैयार हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं ग्लोबल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे ये जो ट्रीटी है वो दुनिया भर की अकाउंटेबिलिटी को, दुनिया भर को जवाबदेही बना सकती है। कोई भी ऐसा केस आएगा जहाँ पे ऐसा क्राइम होगा तो वो कंट्री खड़ा होगा, उस पर प्रेशर डाला जाएगा ताकि ऐसे क्राइम को रोका जा सके, है ना। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं आज के समय पर, जितने भी लॉज आज के समय पर प्रेजेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना, उसको अलग से सपोर्ट करना, समझ रहे हैं। फिर जो दुनिया भर में ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसमें रेमिफिकेशंस करना, चेंजेस करना, ये बता सकते हैं।
फिर लास्ट में यहाँ पे आपने डिस्कस करना होगा कि भाई आगे किस तरीके से फ्यूचर में कॉपरेशन किया जा सकता है ना। इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ये बता सकते हैं। फिर लास्ट में ये भी मेंशन कर सकते हैं इंडिया का स्टांस कैसे रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लास्ट पॉइंट इंडिया का स्टांस कवर करना है कि इंडिया क्या अपना रवैया रखता है ऐसे ट्रीटीज़ को लेकर। तो सबसे पहली चीज़, इंडिया कैसा रवैया रखता है, लीगल एंड पॉलिटिकल कंसर्न। भारत, ये हेडिंग डाल सकते हैं आप, जहाँ भी बोला जा सकता है कि भारत काफ़ी सारे जो कारण हैं वो अपने सामने रखता है जिसकी वजह से वो आज इसको ज्वाइन नहीं कर पाता। सॉवरेनिटी कंसर्न है, पॉलिटिकल बायसनेस हो सकता है ना, ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारे और भी इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं। हम अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर में कोई बाहर का डिसरप्शन नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई क्या क्या टिप्पणियाँ दी गई हैं जिसकी वजह से वो आज इन ट्रीटीज़ के अगेंस्ट में है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके आधार पे क्वेश्चन लिखना और लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है वो सब डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ अपने मतलब अभी टेलीग्राम का जो लिंक वगैरह है वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करना, शायद आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आज मैप में आपको जाकर लीबिया को देखना है। लीबिया कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो लीबिया बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, ये आप देख पाएंगे। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये रहा ऊपर लीबिया। लीबिया के बगल में ये छोटा सा देश जो दिख रहा है इसकी पहचान तो हो गई होगी, है ना। ये यहाँ पर क्या है, सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किसके पास में, इजिप्ट के पास में। तो लीबिया के ईस्टर्न साइड में इजिप्ट है, सिंपल सी बात है। अब वेस्टर्न साइड में देखोगे तो यहाँ पर अल्जीरिया है। अल्जीरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली, है ना, अल्जीरिया है। फिर ऊपर आप देख पाओगे टूनीशिया। अभी मैंने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था तो टूनीशिया की लोकेशन आपको बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन की थी कुछ दिन पहले, तो ये आपको टूनीशिया देखने को मिलेगा। तो अल्जीरिया, टूनीशिया, इजिप्ट। फिर नीचे की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। नीचे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आपका नाइजर, है ना। फिर ये है बगल में यहाँ पे चैड और इधर है सूडान, ठीक है, ये आपकी सूडान हो गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो लीबिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ऊपर मेडिटेरेनियन सी के साथ में लीबिया का बॉर्डर लगता ही लगता है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ हैं जो लीबिया के साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं। फर्स्ट इज़ टूनीशिया, सेकेंड अल्जीरिया और थर्ड यहाँ पे है नाइजर, फोर्थ है चैड, फिफ्थ है सूडान एंड सिक्स्थ इज़ इजिप्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं और इसी तरीके से सेशन को करते हैं समाप्त। जैसे मैंने बोला आज का सेशन रहेगा शॉर्ट क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स ही बहुत ज़्यादा कम थे, तो काम की चीज़ पढ़ना है और जितना ज़्यादा रिफाइन कर सकेंगे न्यूज़पेपर में, जितना ज़्यादा काम का इन्फॉर्मेशन निकाल सकेंगे उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।